नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी बिहार में दही चूड़ा पॉलिटिक्स पर हुए बड़े खेले की, बीपीएससी छात्र आंदोलन में आए नए मोड़ की, देखेंगे दिल्ली में बैकफुट पर आए चुनाव आयोग को, राहुल गांधी की दिल्ली में हुंकार को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे संजीव बालियान की योगी सरकार के खिलाफ खोले मोर्चे को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल का एक और बड़ा दावा, बोले बीजेपी वोटर्स को बांट रही है सोने की चेन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बढ़ सकती है मुश्किलें, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में आज है कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई। दिल्ली चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी बेचैनी, बगावत की राह पर चले कई बड़े नेता, मोहन सिंह बिष्ट प्रकरण से बीजेपी में हलचल तेज। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर डॉक्टरों ने जताई चिंता, कहा डल्लेवाल को कुछ भी हो सकता है। मामले पर 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली में सर्दी का कहर जारी, कम विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट्स पर दिखा असर, कई ट्रेनें भी की गई रद्द। और अब खबरें विस्तार से और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में जारी सियासी उठापटक के बीच वही हुआ जिसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर सभी राजनीतिक पार्टियां दही चूड़ा भोज दे रही थी। इस बीच सीएम नीतीश कुमार को भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आमंत्रित किया, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने बिहार की सियासी तस्वीर को साफ कर दिया। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार में दही चूड़ा की पॉलिटिक्स शतरंज के किसी चाल से कम नहीं है। इसी दही चूड़ा के भोज के जरिए सालों पुराने गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, तो कई बार नाराजगी भी सामने आ जाती है। ऐसी ही तस्वीर बिहार में देखने को मिली, जहां नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच दूरियों को एक बार फिर से सामने देखा गया है। इसी कड़ी में बिहार में मंगलवार को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर चिराग पासवान ने अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया था, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी आमंत्रित थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचे तो वहां उनके स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री और सांसद चिराग पासवान ही नदारद रहे। यानी बिहार में मचे सियासी घमासान को लेकर जिस बात के कयास लगाए जा रहे थे वो सही साबित हो गए। जेडीयू बीजेपी में खटपट ने एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार ने 5 मिनट रुककर चिराग पासवान का इंतजार किया। हालांकि न आने के चलते बाद में नीतीश कुमार बिना दही चूड़ा खाए ही वहां से वापस लौट गए। इस घटना के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था वही होने वाली है। विपक्षी दलों की ओर से इस प्रकरण पर तंज भी कसा जाने लगा है। वहीं इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी सांसद मीसा भारती के बयान ने राजनीतिक हलचलों को और तेज कर दिया है। उन्होंने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा, इस तरह की चर्चाएं बिहार में राजनीतिक बदलाव पिछले कुछ समय से लगातार चल रही है, क्योंकि पहले भी मकर संक्रांति के बाद बदलाव हो चुके हैं। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। नए साल पर आज से ही शुभ काम शुरू हो जाते हैं। हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि नए साल 2025 में बिहार की तरक्की हो, बेरोजगारी दूर हो और बिहार में कई फैक्ट्रियां लगे। बहरहाल तमाम राजनीतिक बयानबाजियों के बीच बिहार में सियासी खेल की इस आहट ने राज्य में जारी उठापटक को नई दिशा दे दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे नीतीश कुमार क्या कदम उठाते हैं। इधर बिहार में बीपीएससी छात्रों का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। छात्रों के आंदोलन में राजनीतिक दलों के जुड़ने से भी ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। इस बीच बीपीएससी अभ्यर्थियों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। वहीं इस मुलाकात के बाद अभ्यर्थियों ने ब्यौरा भी साझा किया। तो क्या कुछ कहा मुलाकात को लेकर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में 12 छात्र शामिल थे, जिन्होंने अपनी मांगों को लेकर 9 पन्नों के आरोप पत्र और कई साक्ष्य राज्यपाल के सामने रखे। जिसके बाद राज्यपाल ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और जो भी मुमकिन होगा वो किया जाएगा। मुलाकात के बाद शिष्टमंडल में शामिल छात्रों ने दावा किया कि राज्यपाल ने आश्वस्त किया है कि संविधान के दायरे में छात्रों को न्याय दिलाया जाएगा। राजभवन से बाहर निकलने के बाद शिष्टमंडल में शामिल सुभाष ने बताया, जो हमने अपनी मांगे रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा और उम्मीद करिए कि न्याय जरूर होगा, आपके फेवर में जरूर कुछ न कुछ होगा। कि राज्यपाल ने हम लोगों को करीब 40 से 45 मिनट का समय दिया और हमारी सारी बातें सुनी। हमारी मांगों को धैर्यपूर्वक सुनने के बाद उन्होंने आश्वस्त भी किया कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए संबंधित अधिकारी तक ये मामला पहुंचाया जाएगा और उम्मीद रखिए कि आगे न्याय जरूर होगा। इसी के साथ छात्रों से राज्यपाल ने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का आमरण अनशन तुड़वाने की भी बात कही।
राज्यपाल ने प्रशांत किशोर की तबीयत पर भी चिंता जाहिर की। आपको बता दें 12 दिनों से प्रशांत किशोर छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे हैं। वहीं जन सुराज अध्यक्ष मनोज भारती भी छात्रों के साथ राज्यपाल से मिले। बाहर निकलते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बताया कि राज्यपाल से 12 सदस्यों का शिष्टमंडल मिला, जिसमें सुभाष ने सभी छात्रों की मांगों को राज्यपाल के सामने रखा। आपको बता दें बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग है कि इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए और इसी उम्मीद के साथ छात्र बीपीएससी अभ्यर्थियों ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जांच का आश्वासन छात्रों को दे दिया। बताते चले ये छात्रों की राज्यपाल से ऐसे समय में मुलाकात हुई है जब हाल ही में बिहार बंद के दौरान कई राजनीतिक दलों ने आगे आकर राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की थी। बताते चले पिछले साल 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके तहत 912 केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। पटना के बापू परिसर में कुछ गड़बड़ियों के बाद इस केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यहाँ के अभ्यर्थियों के लिए 4 जनवरी को परीक्षा आयोजित की गई थी। इस बीच पूरी परीक्षा को रद्द और दोबारा परीक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है। इसीलिए छात्र पिछले लगभग 1 महीने से आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बिहार की तरह दिल्ली में भी सियासी तपिश बरकरार है। चुनाव में फर्जी वोट का मुद्दा छाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार फर्जी वोटर्स को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच केजरीवाल ने बीजेपी पर एक और बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि केजरीवाल के तमाम दावों के बाद तुरंत चुनाव आयोग बैकफुट पर आ गया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार अवध ओझा को पड़पड़गंज से मैदान में उतारा है। हालांकि सोमवार को अचानक अवध ओझा के चुनाव लड़ने पर संकट के बादल छा गए। दरअसल अवध ओझा का वोटर आईडी कार्ड ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते नामांकन दाखिल करने में समस्या आ रही थी। ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि क्या अवध ओझा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। वहीं इस मुद्दे पर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने फर्जी वोटर्स के मुद्दे के साथ अवध ओझा के नामांकन को लेकर बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग जाने का फैसला किया, जिसके बाद चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होने लगे। इस पर आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा दावा किया। दिल्ली के चुनाव आयोग सीईओ इलेक्टोरल ऑफिसर जो है दिल्ली की, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि 7 जनवरी लास्ट डेट है। मिस्टीरियसली एक दिन बाद दोबारा ऑर्डर निकाला और उसमें कह दिया 6 जनवरी लास्ट डेट है। यह दूसरा ऑर्डर क्यों निकाला गया? ये कानून के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ है, इलेक्शन कमीशन के मैनुअल के खिलाफ है। मैनुअल ये कहता है, गाइडलाइंस ये कहती है कि लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक एक्सेप्ट किया जाएगा। 10 दिन पहले होते हैं 7 जनवरी। 7 जनवरी लास्ट डेट होनी चाहिए थी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने भी ऑर्डर निकाला था 7 जनवरी लास्ट डेट होगी। फिर अचानक से ऐसा प्रतीत होता है कि पीठ पीछे कुछ हुआ है। फिर अचानक से ये ऑर्डर आ जाता है कि 7 जनवरी नहीं 6 जनवरी लास्ट डेट मानी जाएगी। 24 घंटे के अंदर ऑर्डर पलट दिया जाता है। तो क्या इसे अवध ओझा को डिबार करने के लिए जानबूझ के ये ऑर्डर निकाला गया है? दरअसल पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवध ओझा ग्रेटर नोएडा के वोटर हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवध ओझा को लड़ने से जानबूझकर रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल के दावों के बाद चुनाव आयोग को तुरंत बैकफुट पर आना पड़ा, जिसके बाद अवध ओझा का वोटर ID कार्ड ट्रांसफर करने की अनुमति चुनाव आयोग ने दे दी। अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी दी कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन नाम वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में केजरीवाल की बड़ी जीत के रूप में इसे देखा जा रहा है। बताते चले दिल्ली विधानसभा का चुनाव त्रिकोणीय हो गया है। यहाँ आम आदमी पार्टी भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस तरह दिल्ली का दंगल दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। दिल्ली चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरे जोर शोर के साथ चुनावी मैदान में डट गए हैं। वहीं आप और बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। राहुल गांधी ने सोमवार को सीलमपुर में रैली में पीएम मोदी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठा दिया है। तो कैसे कांग्रेस ने बढ़ाई आप और बीजेपी की मुश्किलें, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक जमकर हमले बोले। राहुल गांधी ने कहा, अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तरह ही झूठे वादे करते हैं। केजरीवाल ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे, लेकिन क्या दिल्ली में भ्रष्टाचार हटा? प्रदूषण का हाल भी देखा जा सकता है। घर से बाहर जाना मुश्किल हो गया। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी को आड़े हाथ लिया।
इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा। केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। वहीं राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए वादा किया कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम जातीय जनगणना जरूर करेंगे और केंद्र में हमारी सरकार आई तो हम राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करेंगे। अपने संबोधन में बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला। राहुल गांधी ने अपने हमले जारी रखते हुए आप से लेकर बीजेपी और आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। साथ ही संविधान के मुद्दे पर बीजेपी आरएसएस को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। इसी के साथ राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के लिए खुलकर समर्थन किया और आश्वासन दिया कि उनकी सरकार बनेगी तो दिल्ली में शीला दीक्षित जैसे काम दोबारा किए जाएंगे। ऐसे में दिल्ली में सियासी लड़ाई तेज होती दिखाई दे रही है, जहां आप और बीजेपी के बीच कांग्रेस ने भी जबरदस्त एंट्री कर ली है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल बालियान ने योगी सरकार पर आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के चलते उनकी पूरी सुरक्षा वापस ले ली गई, जिसके बाद योगी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अपनी ही सरकार में मंत्रियों और अधिकारियों की बगावत से घिरी योगी सरकार की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। दरअसल योगी सरकार के मंत्री आशीष पटेल और लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बाद अब बीजेपी नेता संजीव बालियान ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। संजीव बालियान ने दावा किया है कि उनकी वाई कैटेगरी सुरक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस ने अचानक वापस ले ली, जिसके बाद संजीव बालियान योगी सरकार पर फायर हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखकर योगी सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, लेटर में बड़ी बात कहते हुए बालियान ने कह दिया कि अगर पुलिस और पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो बीजेपी के आसपास कार्यकर्ताओं की क्या हालत होगी। संजीव बालियान ने अपनी जान का खतरा बताते हुए ये तक कह दिया कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदारी योगी सरकार की होगी, जिसके बाद चारों तरफ से इस बात की चर्चाएं जोरों से हो रही हैं। आपको बता दें ये पूरा मामला जमीन से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसका जिक्र संजीव बालियान ने अपने लेटर में भी किया है। इसमें उन्होंने बताया कि एक डिलिस्ट्री इकाई ने मुजफ्फरनगर के कानपुर गाँव में एक धर्मशाला की जमीन खरीदी है। कथित तौर पर पुलिस उस इकाई को जमीन पर कब्जा दिलाने में मदद कर रही। इसी जमीन सौदे के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों में संजीव बालियान भी शामिल हुए। उनका कहना है कि इसी के चलते पुलिस अधिकारी उनसे नाराज हो गए हैं। यानी संजीव बालियान का कहना है कि अगर सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठा दी तो इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। बता दें, बालियान ने लेटर में हालिया लोकसभा चुनाव में खुद पर हुए हमले का भी जिक्र किया है। ऐसे में योगी सरकार सवालों से घिर गई। हाल ही में आशीष पटेल और लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी के अफसरों पर गंभीर आरोप लगाए थे। आशीष पटेल ने जहां एसटीएफ को सीने पर गोली मारने की चुनौती दी, वहीं गुर्जर का दावा है कि उनकी हत्या के लिए 9 पिस्टल खरीदे जा चुके हैं। ऐसे में यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले ही योगी सरकार सवालों के कटघरे में आ गई है, जहां कैबिनेट से लेकर बीजेपी विधायक तक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।